हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो जैसा कि पहले हम बताए थे कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने जो रिमेनिंग टॉपिक्स था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। और आपको पहले बताया गया था कि अगला जो वीडियो आएगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का आएगा, एमओटी का। ठीक है। तो एमओटी जो है ये देखा जाए तो थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग 2 वीडियोज़ में कवर अप करेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हो जाओ। बहुत लंबे समय के लिए मैं अपना चेहरा आप लोगों को नहीं दिखाऊं, नहीं तो एक ही चेहरा देख देख के बोर हो जाओगे। चलो तो आते हैं फिर एमओटी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, अगर हम वीबीटी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वीबीटी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वीबीटी क्या एक्सप्लेन किया था? वीबीटी ने एक्सप्लेन किया था कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो जाके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू वीबीटी देखें, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर देखें, तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है AO प्लस AO, ये मिलके क्या बनाता था? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता था। जैसे अगर हम बात करें कि 1s है और दूसरा 1s है, ये मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता था। अब यही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, इसी की वजह से हमारा क्या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। ठीक है। तो ये तो वीबीटी का था। तो फिर एमओटी क्यों आया? वीबीटी ने तो एक्सप्लेन कर दिया था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो वीबीटी क्यों आया? वीबीटी का ज़रूरत क्यों पड़ा? और अगर एमओटी क्यों आया? एमओटी का ज़रूरत क्यों पड़ा? और अगर ज़रूरत पड़ा तो क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करता है ये, उन सारी चीज़ों पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए ना, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एमओटी जो है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, उसी का नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आप बोल सकते हो। ठीक है। तो आते हैं क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है उस पर। चलिए फिर हम आते हैं कि एमओटी की हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी, कि क्या वीबीटी सफिशिएंट नहीं था चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ज़रूरत क्यों पड़ा, नीड फॉर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ज़रूरत क्यों पड़ा। अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? O डबल बॉन्ड O, लुईस स्ट्रक्चर की बात करें, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दिख रहा है तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होना चाहिए? पेयर्ड होना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड। अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो दिखने से ये क्या लग रहा है कि इट शुड बी डायामैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए? ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन असली में ये डायामैग्नेटिक नहीं होता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया, असली में ये डायामैग्नेटिक नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया, प्रैक्टिकली it was found that O2 is पैरामैग्नेटिक। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि O2 कैसा होता है भैया? पैरामैग्नेटिक होता है। अगर O2 पैरामैग्नेटिक है तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? एमओटी से। वीबीटी के हिसाब से हमको दिखने में क्या लग रहा है यार? O2 क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक। लेकिन असली में प्रैक्टिकली जब इसको पाया गया, तो जब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इसको जांच किया गया तो पता चला O2 क्या है? डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को कौन एक्सप्लेन करता है? MOT करता है। तो एंड इट इज
एक्सप्लेन्ड बाय MOT। कहाँ से एक्सप्लेनेशन आता है पैरामैग्नेटिज्म का? MOT से आता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये एक्सप्लेन कर देता है कि O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं होता है। तो इन्हीं सब जो कमियां थी उन सबको दूर करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या क्या पॉस्टुलेट्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़नी है वन बाय वन। ठीक है, चलो आते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, VBT में क्या था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता था, बट यहां पे क्या होता है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combines to give two molecular orbitals। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा? दो ही देगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक 1s है और दूसरा 1s है, और जब ये कंबाइन होगा तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। जब ये कंबाइन होगा तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा। ये तो 1s है, ये 1s है, और ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला ये अपना है सिग्मा 1s और ये वाला है सिग्मा 1s स्टार। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया? दो। कौन कौन सा? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। जो सिग्मा 1s है ये वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस वाले को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो अपना स्टार वाला है उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस वाले को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस डायग्राम को आप अगर ध्यान से देखें और इधर हम देखते हैं कि इधर अगर एनर्जी है, और इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों की एनर्जी इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है सिग्मा 1s वाला जो है उसकी एनर्जी कम हो गई कि नहीं? इससे नीचे आ गया ना, नीचे आ गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला है इन दोनों से कहाँ चला गया? ऊपर। ऊपर चला गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होता है। तो आपको इस डायग्राम से वो चीज़ क्लियर हो गया। मतलब पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम आएंगे तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
अब इतना तो हम लोग जानते हैं कि यार जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मेरे को एक बात बताओ यार कि ऑर्बिटल से ऑर्बिटल्स में जाता क्या है, इलेक्ट्रॉन जाता है। अब ये दिख रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग वाले की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो अगर बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। और अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो ओवरऑल उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अगला पॉइंट हमारा हो गया कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल increases then stability increases। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल increases then स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजेज, घट जाएगा। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, कम। उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है या एटम जो होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के अट्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इन अट्रैक्शन, electrons in an atom is in attraction with atomic nuclei, but electrons in a molecule is in attraction of molecular न्यूक्लियाई। अगर एटम में है, जैसे मान लो यार हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है अपना और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। अगर हम दूसरे हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। लेकिन जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा तो क्या बनेगा, ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ओवरलैपिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे, इसको ये खींच रहा होगा, इसको ये खींच रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। और इन जगहों पे क्या हो रहा है, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। तो यही चेंज आता है, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं, इसका यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ NB माइनस Na। अब ये NB क्या है, NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NB बोलेंगे। फिर Na क्या है, नंबर ऑफ
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, Na। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को घटा दो और उसको किससे डिवाइड कर देना है, 2 से, तो उससे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। अब तुम बोलोगे सर ये बॉन्ड ऑर्डर है क्या, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, समझ में नहीं आया बॉन्ड ऑर्डर है क्या। तो बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, 2 एटम के बीच में, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कुछ नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर है, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की, यार तो बहुत पहले जानते हो लुईस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, H2 में क्या होता है यार, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, BO कितना हो गया, 1। इस फॉर्मूला की कोई ज़रूरत हमको इसमें नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग ये पहले ही लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो ऑक्सीजन का पहले शुरुआत में ही आपको मैंने बता दिया है कि ऑक्सीजन में इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ N2 की, तो N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया, 3। सिंपल है कि नहीं, बताओ, एकदम सिंपल है। इन सब जगहों पे या इस फॉर्मूला का कोई ज़रूरत है नहीं है, बट कहीं कहीं पे पड़ेगा, इनफैक्ट बहुत जगहों पे पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे हम लोग को ये स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर पता है, वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ करने नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में कुछ पूछता है तो फिर हम इस फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों आपको समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है यार कि एक सीधा सा रिलेशन होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा कि नहीं, ये बताओ, मुश्किल होगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा। मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है बच्चों। तो अब अगर सीधा सा बात देखा जाए, H2 है, O2 है, N2 है, तो कॉमन सेंस है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर आपसे पूछता है इसमें, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा। तो चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, H2 का, फिर किसका हो जाएगा, O2 का, फिर किसका हो जाएगा, N2। एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन हो गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया, बॉन्ड एनर्जी भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा। अगर एक रिलेशन और लिखना चाहोगे तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस है, उस पर हम लोग आएंगे। चलते हैं आगे। ठीक है, तो अभी तक का तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है पाठशाला इस NIITians इनिशिएटिव करके, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत दिक्कत है, तो ऑफलाइन क्लास हो ही नहीं पा रही है, तो बच्चों तक पहुँचेगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा। हमारा फ़ायदा का ज़रूरत अभी नहीं है, आप बच्चों तक वीडियोज़ को पहुँचाइए, उनका फ़ायदा हो जाएगा। घर पे बैठे बैठे उनको एक ठीक ठाक मटेरियल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो आते हैं फिर। तो ओवरलैपिंग का क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है, किस कंडीशन में ओवरलैपिंग होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तभी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर ओवरलैपिंग देखते हैं। कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग देखते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका एनर्जी अगर कंपेरेबल होगा,
कंपेरेबल मतलब आसपास होगा दोनों का एनर्जी, तभी जाके वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स combining should have similar energy। दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि 2s और 2s इन दोनों का करवा लो, हो जाएगा। जैसे कि 2s 2p इन दोनों का करवा लो, हो जाएगा। 1s 1s इन दोनों का करवा लो, हो जाएगा। 2s 6p इन दोनों का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरे कंडीशन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने के लिए आ रहा है वो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी सिमेट्रिकल about एक्सिस। ठीक है, जैसे अगर ऐसा कंडीशन है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो भी बच्चों हो जाएगा। बट अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगा। आप ही देख लो, ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, बट इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगा। वीबीटी में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। वीबीटी में आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी वो हमको पता चलता है। चलते हैं आगे फिर। मस्त एकदम कौआ बोल रहा है, आप लोग भी आनंद लो। माइक लगाए हैं, हो सकता है उसका भी आवाज़ आ रहा हो। ठीक है, गांव का अलग ही आनंद है। हम अभी गांव में ही हैं, तो गांव में बहुत हरियाली है, बहुत आनंद है यहाँ पे। खैर कोई नहीं, लॉकडाउन ने कम से कम हम लोगों को इतना मौका दिया कि बैठ के हम लोग सोचें और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप लोग भी टाइम स्पेंड कीजिए अपने फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। और पैरेलली बच्चों पढ़ाई भी होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक, और मेरी जो कोशिश है कि आप लोग तक क्वालिटी मटेरियल्स मिलती रहे, वो हम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक क्वालिटी मटेरियल पहुंचती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना, आ जाओ। देखो, आते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो कैसे एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड थ्रू LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है यार, एक बात बताओ, तुम लोगों ने पहले पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद है? डी ब्रॉगली ने क्या कहा था
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव्स के फॉर्म में चलता है। नहीं बोला था क्या? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे, किसके फॉर्म में चलता है? वेव्स के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो अब जो दो वेव्स जब मिलते हैं एक दूसरे से तो दो तरीका होता है। जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो LCAO क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। कोई भी वेव जब जा रही होगी यार, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में जाता है, तो इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है। इस एम्पलीट्यूड को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं? साई से। किससे दिखाते हैं? साई से। ये साई क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड है, किसी भी वेव का क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम लोग कहाँ आएंगे? अभी कंस्ट्रक्टिव पे आएंगे। आजा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं क्या होता है। दो वेव है बच्चों, ठीक है। तो पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कहना है, बहुत ज़्यादा कौवा बोलने लगा यार। नहीं, आवाज़ जा रहा है क्या? इग्नोर कर देना, ठीक है। कोयल बोल रहा होता तब नहीं बोलते इग्नोर करने, तब बोलते मजे लो। चलो आ जाओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो जब दो वेव सेम फेज में हो और तब वो जब इंटरफेयर करता है तो वैसे वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, या वैसे इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स combines in same phase, then their amplitude gets added up। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देखो ना, फोटो से समझ में आएगा। एक वेव है, इसका बच्चों मान लेते हैं एम्पलीट्यूड कितना है? साई ए। और दूसरा वेव है सेम फेज में, या फिर ऐसा करो ना, सेम फेज दिखाने के लिए नीचे लिखते हैं। दूसरा वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? साई बी। जब ये दोनों वेव इंटरफेयर करेगा, कंबाइन होगा, तो क्या होगा? एक नया वेव बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह। और ये वाला एम्पलीट्यूड बच्चों क्या हो जाएगा? कौन सा कॉम्बिनेशन था? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर ऐड हो जाएगा सीधा सा, तो ये क्या हो जाएगा? साई ए प्लस साई बी। एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? साई ए। दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? साई बी। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा है ना। श्रोडिंगर का क्या कहना था कि साई स्क्वायर जो है, ये साई स्क्वायर जो है, ये हमको क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर हमको क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। देखना यार नीचे वाला दिख जाए, अगर नहीं दिखे तो आवाज से ही लिख लेना, ठीक है। साई स्क्वायर हमको क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों इसका अगर देखा जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन होने की संभावना क्या है? साई ए स्क्वायर। और इसमें क्या है? साई बी स्क्वायर। अब इन दोनों को जब तुम नॉर्मली ऐड करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। लेकिन जब इंटरफेरेंस हुआ और इंटरफेरेंस होने के बाद इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो चुकी है? साई ए प्लस साई बी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा खोलते हैं तो क्या आएगा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यहाँ से कुछ दिख रहा है, यहाँ देख रहे थे नॉर्मली अगर ऐड होता तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होता, पर जैसे इंटरफेरेंस हुआ तो साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर तो है ही, कुछ नया चीज आ गया यहाँ पे 2 साई ए साई बी। ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया बताओ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कितने से बढ़ गई, 2 साई ए साई बी से बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। चमका कुछ। 2 टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था, कौन कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमने देखा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या था, कम, तो एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या था, ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या था, कम। अब बच्चों अभी तुमको चमक रहा है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पॉइंट्स पे आते हैं यार, लिखते हैं कुछ कुछ, फोटो बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कुछ कुछ पॉइंट वगैरह लिख लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज increased around nucleus. Probability of finding electron is increased around nucleus, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो बच्चों स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बच्चों, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, बीच में आएगा, सेंटर की तरफ आएगा। जैसे अगर इसको देखो आप, तुम हाइड्रोजन को देखो यार, हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन। जब ये ओवरलैप करता है तो क्या बनाता है, एच। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बीच में गया ना। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों हाइड्रोजन के कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है। और बीच में जा रहा है मतलब क्या हुआ, बीच में आया मतलब न्यूक्लियस की तरफ गया इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या बन रहा होता है, बॉन्डिंग बन रहा होता है। कौन सा बन रहा होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा डायग्राम्स वगैरह देख लेते हैं यार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। चलो बच्चों अब थोड़ा हम डायग्राम्स पे आते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है और कैसे कैसे बॉन्डिंग। अभी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा वो बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो अब इसे मान लेते हैं हम कि 1s है, प्लस माइनस 1s है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये प्लस माइनस क्या है, ये साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, ये प्लस और ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों सेम फेज में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक। तो ये मिलके क्या बनाएगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। कौन सा, 1s कौन सा बनाएगा, सिग्मा 1s। बॉन्डिंग बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मान लेता हूं कि अच्छा इन तीनों px py pz में एक तो ऐसा होगा जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी दोनों क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो मैं चलो मान लेता हूं कि pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर pz सिग्मा बनाएगा तो बाकी दोनों क्या बना रहा होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन कौन, px और py। ऐसा नहीं है कि px सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर px सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो py और pz पाई बॉन्ड बनाएगा, सिंपल सा बात है।
तो इसलिए हम लोग बाई कन्वेंशन मान लेते हैं कि सिग्मा P2Z जो होगा वो P2Z जो होगा 2PZ जो होगा वो क्या बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2PZ, ये भी 2PZ, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस। अच्छा बच्चों, अभी बताया मैंने कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये लोब छोटा हो जाएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ना, ये वाला लोब छोटा हो जाएगा। इधर से भी इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर भागेगा, तो ये वाला लोब क्या हो जाएगा, छोटा। तो क्या कैसा हो जाएगा, देखो तो इधर छोटा, बीच में बहुत बड़ा, इधर भी छोटा, ये प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन गया होगा, सिग्मा 2PZ। 2PZ प्लस माइनस सेम फेज में। अच्छा, ये अगर 2px है तो ये भी क्या है 2px। अभी मैंने बताया कि pz अपना जो बना रहा होगा वो कौन सा, सिग्मा, और px क्या बना रहा होगा, पाई। तो कैसा बनेगा बच्चों, इसको कंबाइन करेंगे तो पाई बॉन्ड ऐसे ही बनता है, ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, नीचे कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। अभी ये देखो बच्चों कि बीच में एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा प्लेन है जिस प्लेन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, बिल्कुल ही खाली है। तो ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना बिल्कुल जीरो हो, उस स्पेस को हम लोग या उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना बिल्कुल क्या हो, जीरो हो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना बिल्कुल क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नोडल प्लेन बोल देंगे। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन दिख रहा है कि नहीं, NP कितना हो जाएगा इसका, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये क्या बन रहा होगा, ये क्या बन रहा होगा, कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। पाई बॉन्ड बनाया तो क्या बन रहा होगा, पाई 2px। क्या बन रहा होगा, पाई 2px। ये क्या बन रहा था, सिग्मा 2pz। ये क्या बन रहा है, पाई 2px, क्योंकि 2px था। कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। चलते हैं आगे। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं, ये तो कौन सा वाला था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कुछ डायग्राम्स हमने देखा, नोडल प्लेन वगैरह देखा हमने। अब हम लोग आते हैं आगे। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बच्चों एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे जो दो वेव्स थे वो सेम फेज में ओवरलैप कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो दो वेव्स होंगे वो ऑपोजिट फेज में ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, मजा आएगा। देखो, व्हेन टू वेव्स कंबाइन इन opposite phase, then their amplitude gets reduced। क्यों घट जाता है, देखो यार, एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हमने ले लिया साई ए। दूसरा वेव है, इसका एम्पलीट्यूड हम लोगों ने ले लिया साई बी। अब ये देखो, जब ये ऊपर है उस टाइम पे ये कहाँ है, नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है, मतलब दोनों सेम फेज में नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट फेज में है। जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड इसका होगा बच्चों क्या हो जाएगा, साई ए माइनस
साई बी, घट गया। अब बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा श्रोडिंगर के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होगा साई ए स्क्वायर, इसका क्या होगा साई बी स्क्वायर। अब जब इंटरफेरेंस हुआ तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था, डिस्ट्रक्टिव में यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस आ रहा है, मतलब इतना अमाउंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। इतना अमाउंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा था, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो क्या बन रहा था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया बच्चों, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन के कम होने से कौन डोमिनेट कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग। कौन सा बन रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होगा, एंटी बॉन्डिंग बन रहा होगा। चलो तो आते हैं इस पर कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं इसके बारे में भी। कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है बच्चों, तो यहाँ कौन डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट्स। अब रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट कर रहा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो कैसा होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो दोनों समझ में आ गया, कैसे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, कैसे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग वाले में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास का बढ़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आसपास का घटता है। वहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम से देखा था, यहाँ भी हम लोग अब डायग्राम से देख लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों, ये माइनस है, ये प्लस है। अच्छा, यहाँ पे फेज क्या होना चाहिए, उल्टा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस। यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस इसका करवाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वहाँ से दूर भागता है। दूर भागेगा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये लोब छोटा होगा, ये भी लोब छोटा होगा। पीछे वाला लोब क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा। ये वाला लोब क्या हो जाएगा, छोटा। पीछे वाला लोब बड़ा। तो यहाँ चार्ज क्या है, चार्ज बोल रहा हूँ, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अच्छा बच्चों देखो तो बीच में कुछ दिख रहा है क्या, इस एरिया में, इस प्लेन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, नोडल प्लेन। मतलब यहाँ पे NP कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यार थोड़ा सा उसका देख लेंगे, DXY का। DXY प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। माइनस है प्लस होगा, प्लस। ठीक है, अब इसका देखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। दूर भागेगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, प्लस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे है माइनस, माइनस, यहाँ पे है बच्चों प्लस, यहाँ पे बच्चों प्लस, यहाँ माइनस, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो एक ये दिख रहा है आपको नोडल प्लेन NP, एक ये दिख रहा है आपको नोडल प्लेन NP। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हो जाएगा, NP कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है यार, एंटी बॉन्डिंग वाले में हमको ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, दूर भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ जा रहा है, दूर भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भाग रहा है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा ये, कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक छोटा सा चीज़ है और देख लेते हैं कि किस केस में जीरो ओवरलैप होगा, किस केस में ओवरलैप होगा ही नहीं, ठीक है, जीरो ओवरलैप। एक बात बताओ, ऐसा है और दूसरा ऐसा, यहाँ कोई ओवरलैपिंग होगा, नहीं होगा, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो कौन कैसा ओवरलैप हो जाएगा, जीरो ओवरलैप। तो ये पहले ही आप लोगों को बताया है कि ओवरलैपिंग के लिए जो दोनों ऑर्बिटल आ रहे होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस होना चाहिए। या तो ऐसे आए तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ऐसे आए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। लैटरल ओवरलैपिंग और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आगे का जो पोर्शन है जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिकल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे जो असली कंटेंट है। ये तो अभी आपका शुरुआत वाला चीज़ था। जो असली कंटेंट जिसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाय।